हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के सेंटम एग्ज़ाम 2022 में जो सोशल साइंस का पेपर होने वाला है उसका ओरिजिनल पेपर मेरे पास आ चुका है। और इस ओरिजिनल पेपर में है 1 से लेकर 80 तक का ऑब्जेक्टिव सवाल। साथ ही इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर इसी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। पहला सवाल में कहता है, निम्नलिखित में से किसका योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक होता है। तो आप सभी को बता दें कि सकल घरेलू उत्पाद जो होता है वो जीडीपी का पूरा नाम होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसका हिंदी होता है सकल घरेलू उत्पाद। और सकल घरेलू उत्पाद में जो सबसे बड़ा योगदान होता है वो तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का होता है। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है। तो देखिए, सामाजिक सामाजिक जो कल्याण है यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि बिहार की अधिकतर जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर रहती है। तो आप सभी को मालूम होगा कि बिहार को एक कृषि प्रधान राज्य और भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की अधिकतर जनसंख्याएं अपने जीवन यापन करने के लिए कृषि पर निर्भर रहा करती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, बैंक एजेंसी का क्या कार्य है। देखिए, बैंक एजेंसियों का कार्य होता है ऋण देना यानी ब्याज देना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 से पूछा गया है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। देखिए, भारत के यदि किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक पूछा जाएगा तो गोवा हो जाएगा। और बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है तो पटना हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। आप सभी को बता दें कि भारत में नई आर्थिक नीति सन 1991 ईस्वी में लागू हुई थी। यहीं पे नई आर्थिक नीति की बात करें तो सबसे पहले रूस में लागू की गई थी लेनिन के द्वारा, और ये सन 1921 ईस्वी में लागू की गई थी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का सर्वोच्चम स्थान है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा जी, यानी केरल का। उसके बाद में कहता है कि सिंगापुर की मुद्रा का क्या नाम है। जिस प्रकार से सऊदी अरब का मुद्रा का नाम रियाल है और इंडिया का जो रुपया है उसी प्रकार से सिंगापुर यानी यूएस का जो मुद्रा है वो डॉलर है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि किस वित्तीय संस्थान द्वारा साख सृजन किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा जी, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसकी स्थापना सन 1935 ईस्वी में मुंबई में की गई थी। उसके बाद में कहता है कि किसने कहा था मुद्रण वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, हार्टले विदर्स का यह कथन था। उसके बाद में कहता है कि भारत में सर्वाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाला कौन सा क्षेत्र है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्र। और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि ये तो हो गया विश्व का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम कौन सा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा जी, मनरेगा है। उसके बाद में कहता है, सरकार द्वारा आवश्यक नियंत्रण तथा प्रतिबंध को हटाना क्या कहलाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। जितने भी ऐसे मकान जो अवैध तरीके से निर्माण किए गए रहते हैं उसको क्या होता है कि राष्ट्रीयकरण करके उसे अतिक्रमण करके उसे हटा दिया जाता है। अगला सवाल कहता है कि विश्व व्यापार संगठन, जिसे WTO हम लोग कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा, सन 1995 ईस्वी की बात है जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हो गई थी। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी। तो देखिए, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 ईस्वी में हो गई थी। अब अगला सवाल कहता है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि पूरे विश्व भर में केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। उसके बाद में कहता है पावर्टी इन ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये लिखी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो देखिए बंगाल का जो विभाजन है ना, ये सन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने किया था। लेकिन इसी बंगाल के विभाजन के विरोध में एक आंदोलन भी हुआ था जिसका नाम पड़ा बंग बंग आंदोलन। और इसी बंग बंग आंदोलन के फलस्वरूप सन 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया गया था। तो यहाँ पे सवाल इस प्रकार से आ सकता है कि बंगाल विभाजन का श्रेय किसे जाना जाता है। तो लॉर्ड कर्जन को कब हुआ, तो 1905 ईस्वी में। उसके बाद में कहता है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो याद रखिएगा मेजनी का जो संबंध है ये कार्बोनरी संगठन से था। उसके बाद में कहता है कि यूनान को कब स्वतंत्रता मिली थी। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि यूनान पहले तुर्की के अंग के रूप में माना जाता था और बाद में यूनानियों में भी स्वतंत्रता की भावनाओं का उदय हुआ और इस प्रकार से जाकर सन 1832 ईस्वी में यूनान को स्वतंत्रता की प्राप्ति हो गई। उसके बाद में कहता है सीडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि फ्रांस और प्रशा के बीच में होने वाला युद्ध सीडान के युद्ध के नाम से जाना जाता है और यह युद्ध सन 1870 ईस्वी में सीडान में ही लड़ा गया था जिससे फ्रांस की हार हुई थी। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रांस। उसके बाद में कहता है कि रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1905 ईस्वी में हुआ था जब बंगाल का विभाजन हो रहा था। अब अगला सवाल कहता है अप्रैल थीसिस किसने पेश किया था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लेनिन के द्वारा अप्रैल थीसिस को सबसे पहले पेश किया गया था। उसके बाद में कहता है कि विश्व का सबसे पहला समाजवादी देश कौन सा है। आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी जरूर जानते होंगे। देखिए विश्व का जो सबसे पहला समाजवादी देश है उसे हम लोग रूस कहते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रूस। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पे हुआ था। आप सभी को बता दें कि कार्ल मार्क्स का जन्म सन 1818 ईस्वी में जर्मनी प्रांत के मेघुआ नामक शहर में हुआ था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था, तो सन 1818 ईस्वी में हो गया था। अब चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है वियतनाम की राजधानी कहाँ पे है। तो आप सभी को बता दें वियतनाम की राजधानी है हनोई में। इसलिए क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि समझौते के तहत वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया जिसका नाम पड़ा उत्तरी वियतनाम और दूसरा का नाम पड़ा दक्षिण वियतनाम। तो आप सभी को बता दें जिनेवा समझौता जो सन 1955 में हुआ था इसी के तहत वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया। उत्तरी वियतनाम जहां साम्यवादियों की सरकार बनी और दूसरा का नाम पड़ा दक्षिण वियतनाम जहां अमेरिकी समर्थित पूंजीपतियों की सरकार बनी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के द्वारा सन 1929 ईस्वी की बात है जब लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव की घोषणा की गई थी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है सरासना में किनके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ था। तो ये सरोजनी नायडू के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ था। अगला सवाल कहता है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों आप सभी को बता दें कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना है वो 1866 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद में कहता है कि गद्दार पार्टी की स्थापना कब और किसने किया था। दोस्तों आप सभी को बता दें कि लाला हरदयाल ने, किसने दोस्तों, लाला हरदयाल ने सन 1913 ईस्वी की बात है जब गद्दार पार्टी की स्थापना कर दिया था। तो यहाँ पे एक और नाम लाला हरदयाल तो नहीं दिया गया है, कहता है गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था। तो यहाँ पे सोहन सिंह भकना हो जाएगा।
अब अगला सवाल कहता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि जमशेद जी के द्वारा जमशेदपुर में ही टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना सन 1907 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद में कहता है स्पेनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्पेनिंग म्यूल का जो आविष्कार है वो जेम्स हारग्रीव ने किया था। फ्लाइंग शटल का मशीन का आविष्कार जॉन के ने किया था। और यहाँ पे यदि पूछा जाएगा कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था तो हम्फ्री डेवी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है सामंती व्यवस्था के स्थान पर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ गई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जी, प्रगतिशील। उसके बाद में कहता है सन 1929 ईस्वी के मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश को पड़ा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 36 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। इससे जो आर्थिक मंदी जो सन 1929 ईस्वी में हुआ था, इससे यदि सबसे ज़्यादा किसी को नुकसान पड़ा था, सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था तो संयुक्त राज्य अमेरिका को पड़ा था। उसके बाद में कहता है कि न्यू डील का संबंध किस देश से था। देखिए क्वेश्चन 37 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजनीतिक नीति से था। देखिए जो न्यू डील लागू किया था वो एफ.डी. रूजवेल्ट ने लागू किया था और इसका मेन मकसद राजनीतिक नीति था। उसके बाद में कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए क्वेश्चन 38 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। सन 1995 ईस्वी की बात है जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कर दी गई थी। उसके बाद में कहता है मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ पे हुआ था। आई होप हम आशा करते हैं कि इसका आंसर आप सभी ज़रूर जानते होंगे। मुद्रण कला का जो आविष्कार है वो सबसे पहले चीन में हुआ था। छापाखाना का आविष्कार सबसे पहले चीन में ही हुआ था और यही है वो चीन जहाँ पे सबसे पहला पेपर मिल की स्थापना की गई थी। उसके बाद में क्वेश्चन 40 कहता है प्रथम पेपर की मिल की, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ भी गया कि प्रथम पेपर मिल की स्थापना किस देश में हुई थी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जी, चीन। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि 95 थीसिस के लेखक कौन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। उसके बाद में अगला सवाल कहता है संवाद कौमुदी किस भाषा का समाचार पत्र था। तो क्वेश्चन 42 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जी, बांग्ला भाषा का। उसके बाद में कहता है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था। हालांकि मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा रूसो जो था ये फ्रांस का दार्शनिक था। उसके बाद में कहता है कि गोल घर का निर्माण कब किया गया था। मैट्रिक एग्जाम पेपर के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सेंटर के एग्जाम पेपर में भी पूछा जा चुका है। देखिए 1786 ईस्वी की बात है जब गोल घर का निर्माण पटना में अनाज रखने के लिए कराया गया था। उसके बाद में कहता है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। देखिए असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है ये सितंबर 1920 ईस्वी की बात है जब कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था। उसके बाद में क्वेश्चन 46 कहता है ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था। तो क्वेश्चन 46 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक एम.एन. राय को माना जाता है। उसके बाद में कहता है कि यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किसने किया था। दोस्तों लेनिन के द्वारा यंग इटली नामक संस्था की स्थापना नहीं की गई थी। इनके द्वारा नई आर्थिक नीति लागू की गई थी, लेकिन यंग यूरोप या यंग इटली के संस्थापक मेजनी को माना जाता है। उसके बाद में कहता है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था। दोस्तों आप सभी को बता दें कि भारतीय संविधान सभा का गठन सन 1946 ईस्वी में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 49 को देख लीजिए। क्वेश्चन 49 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची में है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जी, शिक्षा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 50 कहता है संविधान संशोधन हेतु संसद में दोनों सदनों में कितना बहुमत आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2/3 बहुमत आवश्यक है। उसके बाद में कहता है कि राष्ट्रीय राज पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस समिति की अनुशंसा पर
की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 52 कहता है, संविधान का कौन सा संशोधन विधेयक पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन। उसके बाद में कहता है, पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा जो स्तर माना जाता है ये पंचायत समिति को माना जाता है। उसके बाद में कहता है, 1975 में आपातकाल के समय प्रधानमंत्री कौन था। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि जब 1975 में आपातकाल की घोषणा लागू की गई थी, उस समय में भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उसके बाद में कहता है कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि उत्तराखंड से ही सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा हेतु चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी भी नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी भी नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल यह एक राजनीतिक दल है। उसके बाद में कहता है कि सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। तो ये भी मालूम होगा कि राजस्थान से हुआ था। कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। अगला सवाल कहता है, महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि महापौर का जो कार्यकाल होता है ये 7 वर्षों का होता है। उसके बाद में कहता है, हरित क्रांति से किस राज्य को अधिक लाभ हुआ था। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जब हरित क्रांति लागू हुआ था तो उस समय में हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश सभी राज्यों को काफ़ी ही ज़्यादा लाभ हुआ था। उसके बाद में कहता है कि पानी के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ पे संघर्ष हुआ था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर बोलोबिया हो जाएगा। बोलोबिया में जल को लेकर काफ़ी ही ज़्यादा बवाल हुआ था। उसके बाद में कहता है कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था लागू की गई है। तो आप सभी को तो मालूम होगा कि अपने देश भारत में बहुदलीय व्यवस्था लागू है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है, माधव कुमार किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेपाल के प्रथम पूर्व जो प्रधानमंत्री का नाम है वो क्या है दोस्तों, माधव कुमार है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर नेपाल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। उसके बाद में कहता है कि भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना किस राज्य में की गई थी। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भारत में सबसे पहले चीनी मिल की स्थापना बिहार राज्य में की गई थी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 64 कहता है, चरक का संबंध किस देश से था। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, महर्षि चरक का संबंध भारत देश से था। उसके बाद में कहता है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। यह एक चिड़ियाघर का नाम है, जो आप सभी को बता दें मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और यही है वो मध्य प्रदेश जहाँ पे सबसे ज़्यादा वन का विस्तार पाया जाता है। उसके बाद में कहता है, महासागरीय संसाधनों पर देश का आधिपत्य कितना होता है। तो ये होता है 200 किलोमीटर तक। उसके बाद में है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण का प्रकार नहीं है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर नवीकरणीय हो जाएगा। उसके बाद में कहता है, किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई थी। दोस्तों, आप सभी को बता दें, अमरकंटक से उत्पत्ति किसकी हुई है। तो ये सोन नदी की हुई है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सोन नदी। उसके बाद में कहता है कि बिहार में कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र है। तो याद रखिएगा, बिहार में 60% क्षेत्रों में कृषि की जाती है। उसके बाद में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। देखिए, श्वेत क्रांति का जो संबंध है ये दूध से था। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि रबड़ की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होनी चाहिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी समशीतोष्ण जो जलवायु है ये रबड़ की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु मानी जाती है। उसके बाद में कहता है, कौन सी फसल है जो रबी खरीफ दोनों के रूप में उगाई जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा जी, मूंगफली को। उसके बाद में कहता है, दामोदर घाटी परियोजना का लाभ किन राज्यों को मिलता है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, झारखंड और पश्चिम बंगाल को मिलता है।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। देखिए लोहा का जो अयस्क का जो प्रकार होता है वो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और सिडेराइट होता है। इसलिए क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी होगा हेमाटाइट। और इसके बाद में कहता है टेक्सोल का उपयोग किस रोग को दूर करने में किया जाता है। तो देखिए टेक्सोल जो होता है हिमाचल प्रदेश में चीर नामक एक पौधा पाया जाता है जिसके पेड़ पत्ती एवं तना से टेक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है जो कैंसर के उपचार में कारगर सिद्ध होता है। तो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी होगा कैंसर। उसके बाद में कहता है बिहार का कौन सा क्षेत्र सूखा प्रवण क्षेत्र माना जाता है। तो ये हो जाएगा दक्षिणी बिहार और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी दक्षिण बिहार को ही माना जाता है। उसके बाद में भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा अधिकेंद्र। उसके बाद में 78 नंबर क्वेश्चन करता है निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ माना जाता है। तो देखिए कृषि सुखाड़ को सबसे खतरनाक सुखाड़ माना जाता है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि बाढ़ से हानि होती है। तो देखिए बाढ़ से जो हानि है वो फसलों को भी होती है, पशुओं को भी होती है और भवनों को भी होती है। यही कारण है क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी को। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा है। देखिए सांप्रदायिक दंगा ये भी आपदा है लेकिन ये मानवकृत आपदा है। आतंकवाद, परमाणु विस्फोट ये सभी सभी मानवकृत आपदा है। लेकिन प्राकृतिक आपदा की बात करेंगे तो ये सुनामी हो जाएगा, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप हो गया, उसके बाद में ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, बाढ़ हो गया, ये सब होता है प्राकृतिक आपदाएँ। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 1 से लेकर 80 तक का ऑब्जेक्टिव सवाल को देख चुके हैं। अब आइए कुछ सब्जेक्टिव सवाल को देख लेते हैं जो कि आपके सेंटर के एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे। पहला सवाल है सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई थी, इसका भी हम लोग आंसर करेंगे इस वीडियो में। औद्योगिक क्रांति के 2 सकारात्मक प्रभाव को लिखना है। सर्वहारा वर्ग क्या है। आप सभी को तो मालूम ही होगा कि सर्वहारा वर्ग हम लोग उस वर्ग को कहते हैं जिनके पास सीमित संसाधन होता है, उनके पास काफ़ी ही ज़्यादा कर्ज का बोझ होता है जिसके कारण वे कर्ज के बोझ से दबे हुए होते हैं। सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत किसान, श्रमिक, मजदूर वर्ग के लोग आते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जिनेवा समझौता के बारे में नोट लिखना है। स्वराज्य पार्टी के उद्देश्य क्या था। औद्योगिकरण ने किस प्रकार से उपनिवेशवाद का जन्म हुआ दिया था। आप सभी को मालूम होगा कि जब औद्योगिकरण हुआ तो नए नए मशीन का निर्माण हुआ, नए नए खाद बीज का निर्माण हुआ, जिससे उद्योग के वस्तुओं के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुआ, जिसकी खपत करने के लिए हमें बाज़ारों की आवश्यकता पड़ी और इन्हीं बाज़ारों ने ही उपनिवेशवाद का जन्म दे दिया था। और इसके बाद में यहाँ पे एक और सवाल पूछा गया है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन कीजिए या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। तो ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफ़ी ही ज़्यादा सिंपल है। अगला यहाँ पे पूछा गया है कि सत्ता के क्षैतिज विवरण और ऊर्ध्वाधर विवरण में अंतर स्पष्ट करना है। समवर्ती सूची का क्या अभिप्राय है, ग्राम पंचायत का क्या स्रोत है। तो आइए अभी हम लोग इस तमाम क्वेश्चनों का आंसर की बात करने जा रहे हैं कि इन सभी क्वेश्चनों का आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं जो पहला क्वेश्चन था सलम पद्धति, तो उसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। यानी औद्योगिकरण ने सलम पद्धति की शुरुआत हो गई। मजदूर शहरों में छोटे छोटे घरों में जहाँ किसी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं थी वहाँ पे रहने के लिए बाध्य हो गए थे। आगे चलकर उत्पादन के उचित वितरण के लिए आंदोलन शुरू किए, चूँकि पूंजीपति द्वारा उनका बुरी तरीके से शोषण किया जा रहा था। इसीलिए उन्होंने अपना संगठन बनाकर पूंजीपतियों के खिलाफ संघर्ष किए और इसे ही सलम पद्धति कहा जाने लगा। और जो दूसरा क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा गया है कि औद्योगिक क्रांति के नकारात्मक प्रभाव, तो यहाँ पे लिखिएगा कि औद्योगिक क्रांति के प्रमुख नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित है। पहला लिख लीजिएगा कि औद्योगिकरण के कारण कारखानों में काम करने वाले श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। वे अपना घर छोड़कर शहरों में जाकर रहने लगे और उसका शोषण, गरीबों और भुखमरी के शिकार बनने लगे। रोमन नंबर 2 में लिखिएगा औद्योगिकरण ने बाल श्रम की प्रथा को भी बढ़ावा दिया। उद्योगपति इन्हें कम मजदूरी पर ही बहाल कर इनको कारखानों में काम लेते थे। बच्चों के अभिभावक भी इनके अतिरिक्त आमदनी का लोभ कारखानों में भेजते थे। अगला सवाल था कि वहाँ पे सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, तो उसका आंसर तो हम आप सभी को तो बता ही रही है। अब आइए जानते हैं जिनेवा समझौता के बारे में। तो देखिए जिनेवा समझौता मई 1954 ईस्वी में हिंद चीन समस्या पर बातचीत हुई बुलाए गए सम्मेलन में हुआ था। इसे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। लाओस तथा कंबोडिया के वैध राजतंत्र को स्वीकार कर संसदीय शासन प्रणाली को अपना लिया गया था।
यही वो समझौता था जिसने वियतनाम को 2 भागों में बाँट दिया गया, जिसका नाम पड़ा उत्तरी वियतनाम जहाँ साम्यवादियों की सरकार बनी, दूसरा का नाम पड़ा दक्षिण वियतनाम जहाँ अमेरिकी समर्थित पूंजीपतियों की सरकार बनी थी। उसके बाद में यहाँ पे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का भी आंसर दिया गया है और संघीय शासन प्रणाली के विशेषताओं को भी यहाँ पे दिया गया है। तो इस प्रकार से सेंट्रल एग्ज़ाम पेपर 2022 से 23 में सामाजिक विज्ञान के जितने भी सब्जेक्टिव सवाल पूछे गए हैं, सभी का यदि आंसर की के रूप में पीडीएफ यदि डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है। उस लिंक पे क्लिक करके आप आसानी तरीके से इस वीडियो का पीडीएफ आसानी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं और सेंट्रल के एग्ज़ाम पेपर को आसानी तरीके से आप फिलअप कर सकते हैं। तो हम जल्द मिलेंगे। आशा करते हैं कि इस वीडियो में को आप लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।